में आ गया। ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे सर कपड़े चेंज करके नहीं आए। सर ये वही लेक्चर 91 ही चल रहा है और इसको हम 91A का नाम दे देते हैं, ठीक है। वजह पहले खाली 91 था। टाइम पे आया करो तो पता लगे ना। लेट आता है, सोया भी लेट होगा। कितने बजे सोया सुबह? तू 11 बजे का सोया, सुबह 9 बजे उठा है? तो शर्म नहीं आती तो इतना सोता है? यस सर, अभी भी लेट है यार, हद हो गई। एमी तो गफलत की नींद नहीं सो रहे हैं। मौसम केड़ा मौसम चंगा सी रात नूं, अजीब मौसम अच्छा था। तेरे ना कॉन्सेप्ट खराब हुए में सारे। चलिए जी हाई कोर्ट में चलते हैं। सर आपको याद होगा कि जब हम अपील करते हैं तो अपील सबसे पहले कमीशन अपील के पास होती है या फिर ट्राइब्यूनल के पास होती है। आपके पास ऑप्शन है। अगर तो आप डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में चले गए और ट्राइब्यूनल ने फैसला आपके खिलाफ दे दिया तो फिर आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि भाई हमने ट्राइब्यूनल पे डायरेक्ट नहीं जाना बल्कि हम पहले जाएंगे कमीशन अपील के पास, तो सर अपील वाले ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे और ट्राइब्यूनल से आप जाएंगे हाई कोर्ट में। याद रखिएगा हाई कोर्ट में सिर्फ तब जाया जा सकता है अगर आपके केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ का मसला है। याद है क्वेश्चन ऑफ फैक्टर लॉ का बताया था। अगर हकीकत का है ना इशू कि हकीकत क्या थी, ये हाईकोर्ट नहीं बताता। हाईकोर्ट कहता है फैक्ट्स आप खुद ही लेकर आओ। हाँ, लॉ की इंटरप्रिटेशन करानी है वो मैं बता देता हूं। हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं होती, हाई कोर्ट में अपील दायर करने को रेफरेंस कहते हैं। अक्सर आपने टीवी पे सुना होगा कि फलाने शख्स ने फलाने शख्स के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया, ठीक हो गया। तो सर इसीलिए हाई कोर्ट में अपील नहीं होती, हाई कोर्ट में रेफरेंस होता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में रिव्यू होता है ना, रिव्यू, वहां पे अपील का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, रेफरेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। ये बस वर्ड का फर्क है, वरना आप उधर भी कह दें कि जी हमने थर्ड अंपायर में रेफरेंस दायर कर दी है, तो बात तो वही है, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। What are the requirements and time limitation for filing an appeal into high court? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितने समय में करना होता है? ये आप आगे दुखी शख्स, फॉर एवर दुखी, दुखी इंसान या फिर कमिश्नर। सर ट्राइब्यूनल दोनों में से किसी के खिलाफ भी फैसला दे सकता है, आपके खिलाफ भी और कमिश्नर के खिलाफ भी। मे फाइल रेफरेंस इन हाई कोर्ट इन 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल के फैसला देने के 60 दिन के अंदर अंदर आपने हाई कोर्ट जाना होता है। अपील प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ द केस। सर वहां पे ग्राउंड्स ऑफ अपील थी, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ द केस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑर्डर। ट्राइब्यूनल ने जो आपके खिलाफ फैसला दिया है उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या रेज होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ द केस में ना आप पूरी कहानी शुरू से लिखते हैं। मैंने रिटर्न जमा कराई, रिटर्न जमा कराने के बाद एज्यूम असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ, फिर नोटिस ऑफ ऑडिट आया, उसके बाद ऑडिट हुआ, शो कॉज आया, मैंने शो कॉज का जवाब दिया लेकिन कमिश्नर ने नहीं माना और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया। फिर मैं कमिश्नर अपील के खिलाफ गया, उसने ये कागजात मांगे, इस तारीख पे हियरिंग हुई, ये कार्रवाई हुई, उसने मेरे खिलाफ ये फैसला दे दिया। फिर मैं ट्राइब्यूनल में गया, उसने ये कागजात मांगे, मैंने ये चीज़ें प्रोवाइड की, इस दिन हियरिंग हुई और उसने ये जवाब दिया। और आज मैं फिर से आपके दर पे इंसाफ मांगने आया हूं। मेरा मुद्दा ये है कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं हो सकती, यह मुझे पता है, लेकिन मेरा प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है। प्लीज मेरी फरियाद सुन ली जाए। क्या हाईकोर्ट ये फरियाद सुन लेगा? नहीं सुनेगा। ये फैक्ट का केस है। आपका प्रोविडेंट फंड रजिस्टर्ड है या नहीं है इससे हाईकोर्ट को कुछ नहीं लगता होगा। ये फैक्ट है, जाओ किसी और से पूछो। हाँ, अगर ये पूछना है ना कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन माइनस हो सकती है या नहीं, फिर मैं हाजिर हूं। हाँ सर, वो असल में लिखने में गलती हो गई थी। मेरा तो मसला यही था कि सर क्या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन माइनस हो सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो सर ये केस हाईकोर्ट सुन लेगा। एप्लीकेंट ऑल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ट्राइब्यूनल विद इन 15 डेज ऑफ प्रेफरिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर तमाम रिकॉर्ड ट्राइब्यूनल का आपने देना है, क्या क्या जमा करवाया था और ट्राइब्यूनल ने क्या क्या फैसला दिया।
ये मैंने बात आपको पहले बता दी कि जो स्टेटमेंट ऊपर आपने जमा करानी है ना, इसमें तमाम हकीकतें होंगी, क्या क्या हुआ आज तक, ट्राइब्यूनल ने क्या फैसला दिया, और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ ना, हाई कोर्ट सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ लॉ पढ़ता है कि यार ये सुनने वाला भी है कि नहीं। मैं इसकी पूरी कहानी पढ़ लूं, एंड पे ये आके क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बता दे, तो वो पहले पूछ लेता है भाई ये किधर है, कि इशू क्या है। इशू पूछेगा, फिर वो सारे फैक्ट्स पढ़ता है। वेयर ऑन एप्लीकेशन द हाई कोर्ट इज मुतमईन दैट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेज, इट में प्रोसीड टू हियर द केस। हाँ, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला है, वो केस सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। A reference to the High Court shall be heard by a special bench or the special benches constituted by Chief Justice comprising at least 2 judges of the High Court. सर ये हाई कोर्ट पे जो रेफरेंस है ना, ये स्पेशल बेंच सुनता है, या फिर चीफ जस्टिस कुछ स्पेशल बेंच बनाएंगे जिसमें कम से कम हाई कोर्ट के 2 जजेस होंगे। सर ये स्पेशल बेंच क्यों होता है? देखिए, देखा जाए ना, देखा जाए, वैसे तो मैं कोई बात इतनी अच्छी नहीं करने लगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर ना क्रिमिनल केसेस होते हैं इधर। ये इस तरह के टैक्स के केसेस ना थोड़े होते हैं थोड़े होते हैं। तो इनके लिए ना फिर जज भी एक्सपर्टीज वाला चाहिए होता है, क्योंकि क्रिमिनल केस डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, उनके कानून को इतने चेंज भी नहीं हो रहे होते। देखें, 302 फांसी ही है, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, उसकी सजा फांसी। ये नहीं है कि 1 साल में कत्ल की सजा फांसी हो गई, अगले साल में जी इसके हाथ काट दिए जाएं, उससे अगले साल फिर अमेंडमेंट हुई जी इसके कान काट। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। यहां पर टैक्स चेंज होता है, ये तो हर लम्हे चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए यहां पे ऐसे जज का होना जरूरी है जो कि बहुत ज्यादा अपडेट हो इन चीजों से, इसलिए इनको स्पेशल बेंच कहा जाता है कि भाई ये 4-5 जजेस हैं हमारे पास जो कि टैक्स के स्पेशलिस्ट हैं, अपडेटेड भी हैं, इनको ही दे दो ये केस, बाकी जज तो नहीं ना सुन पाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि भाई जी स्पेशल बेंच बनते हैं इसके लिए। फॉर रेफरेंस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 98 ऑफ कोड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, मुझे भी पढ़ा दीजिएगा। ये जो स्पेशल बेंच है ना, रोगनी बेंच, शेल डिसाइड अ रेफरेंस इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। सर आप ऐसी बातें करते हैं, हाई कोर्ट को ये हुक्म है कि जब कोई शख्स आपके पास केस लेकर आए ना टैक्स का, 6 महीने में फैसला सुना दो, 6 महीने में। हाई कोर्ट शेल एस्टेब्लिश अ केस मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट sufficient number of special benches are constituted so that a reference filed is decided within 6 months। वो कहता है भाई जी हमने केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाया है, और ये क्या होता है, इसमें आ रहा होता है कि जी इतने केस इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के अंदर, उनको देखते हुए बेंचेस बनाए जाते हैं, जजेस सेलेक्ट किए जाते हैं, और टाइमलाइन लगाई जाती है कि ये रोज के कितने केस सुने तो हमारा 6 महीने तक लॉ खत्म हो जाएगा। इस तरह से इनकी प्लानिंग चल रही होती है। The High Court on hearing a reference shall decide the question of law and pass judgment। ठीक है, रेफरेंस होने के बाद वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ की इंटरप्रिटेशन करेगा और फैसला सुना देगा। द ट्राइब्यूनल ऑर्डर शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पर जाहिर बात है, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो ट्राइब्यूनल का फैसला तो फारग हो गया। हाई कोर्ट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द जजमेंट अंडर अ सील ऑफ हाई कोर्ट टू द ट्राइब्यूनल। हाई कोर्ट अपनी स्टैंप की रोशनी में फैसला ट्राइब्यूनल को भिजवाएगा। अगर रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट, टैक्स शेल स्टिल बी पेएबल एज पर ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, अपील में जाने से पहले टैक्स आपने पे करना ही करना है, ये बात हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। However, tax recovery shall not be made from the 30 days from the date of communication of order of the tribunal। हाँ, 30 दिन का टाइम दिया जाता है। ट्राइब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आपका टैक्स बढ़ा दिया, 30 दिन के अंदर अंदर आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। If tax is reduced in judgment by high court and some tax is refundable, अगर हाई कोर्ट ने आपका टैक्स रिड्यूस कर दिया और कुछ टैक्स आपको वापस करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय द कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ जजमेंट दैट ही वांट्स टू मेक। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर देखें, मैं आपको एक चीज मजे की सुनाता हूं। आप कमिश्नर अपील के पास गए थे, टैक्स पे करके गए थे, आप ट्रिब्यूनल में गए थे, टैक्स पे करके गए थे, और आप हाई कोर्ट में आए हैं, आप टैक्स पे करके आए हैं। हाई कोर्ट ने फैसला आपके हक में दे दिया, और जो टैक्स आपने जमा कराया ना, अब उसको रिफंड करना बनता है, अब उसका रिफंड करना बनता है। असूलन अब रिफंड भी होना चाहिए, लेकिन यहां पे लॉ कहता है कि अगर आपके हक में फैसला आ गया तो मतलब कमिश्नर के खिलाफ आ गया, ये मतलब हुआ ना इसका। लॉ कहता है कि आपका रिफंड पोस्टपोन कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि कमिश्नर जो है ना, कमिश्नर वांट्स टू मेक अपील टू द सुप्रीम कोर्ट।
कमिश्नर कह रहा है सर मैंने ना इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना, तो आप इस बंदे को रिफंड ना दें, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर से मेरे हक में फैसला दे, तो आपका रिफंड रुक जाएगा सर। हाँ, आप जाना पे करके है, लेकिन किसी भी लम्हे में हाई कोर्ट आपके हक में कर फंड तो रिफंड नहीं मिलेगा अगर कमिश्नर ने कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा हूं। मजा आया? ठीक है, तो मकसद होना चाहिए कमिश्नर बनना। टैक्स पेयर तो हर कोई बनता है, ठीक है, कमिश्नर बने, कमिश्नर शक्ति देखी आपने उसका, आपका रिफंड रुकवा दिया उसने। सर होता है, जब अरबों रुपए की बात होती है तो मसला होता है मेरे दोस्त। ये हमारी बात नहीं ना हो रही 150 का मसला, 125 का मसला, 250 का मसला, ये सर अरबों रुपए की बातें हैं, तो वहां पे बात पहुंच जाती है। नहीं मिल रहे हैं, मिल जाते हैं, एन वाले तो मिल ही जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। उस इनके सामने प्रेजेंट होने के लिए आई थिंक आपके पास ना वो एक तो वकालत होनी चाहिए या कोई स्पेशल एक लाइसेंस होता है वो लेना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हम लोगों के पास बाय डिफॉल्ट नहीं होता। नहीं ये लॉ वो थोड़ी है, ये तो आपने पता नहीं लॉ का कोई 2% पढ़ा हुआ है। अगर आप LLB का केस देखें ना, वो तो इतने सारे कवानीन पढ़े होते हैं, वो तो 13-14 उनकी लॉ की किताबें होती हैं। असल कानून तो वो पढ़े हैं, क्रिमिनल भी पढ़े हैं, सिविल भी पढ़े हैं, पता नहीं कौन बैंकिंग का भी पढ़े हैं, तो वो ये होता है। हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के समझते हैं कि हमें सारा कानून आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एनीवेज आगे चलते हैं। ऑन एप्लीकेशन एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू कमिश्नर, हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स इफ टैक्स पेयर मेक्स एटलीस्ट 30% ऑफ द टैक्स डिटरमिन। ओके, यहां पे थोड़ा सा फर्क है। हमने हर सिनेरियो में देखा था कि अगर आपको टैक्स पे करना मुश्किल लग रहा है तो सर टैक्स रिकवरी रोक दी जाती है, ऐसे ही है 30 दिन के लिए। यहां पे वो कहता है कि भाई जी 30% आपको फिर भी पेमेंट करनी पड़ेगी, 70% पे आपको स्टे दे दूंगा। यानी अगर 100 रुपया टैक्स ट्राइब्यूनल ने निकाला है तो आपको 30 पे करना पड़ेगा, 70 पे आपको हाई कोर्ट स्टे दे देगा, चलो ठीक है ये बाद में पे कर देना, ठीक है सर। Where tax recovery is stayed by High Court, such order shall expire in 6 months following the day on which it was made. सर अगर हाई कोर्ट ने आपको 70% की रिकवरी का स्टे दे दिया ना, ये 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, अगर उससे पहले केस का फैसला हो गया या सच ऑर्डर या स्टे हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया तभी ये स्टे खत्म होगा, अदरवाइज ये स्टे 6 महीने बाद ही खत्म होगा। लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई, पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता, पढ़ लीजिएगा, मुझे भी पढ़ा दीजिएगा। एन एप्लीकेशन बाय दुखी इंसान, कमिश्नर की बात नहीं हो रही क्योंकि कमिश्नर कभी भी दुखी नहीं होता, दुखी तो आप हैं, फॉर एवर दुखी। शैल बी अकम्पोनेड बाय अ फी ऑफ ₹50,000। सर हाई कोर्ट में मुंह उठा के नहीं चले जाना, 50,000 लेकर जाना है क्योंकि ये एप्लीकेशन जमा कराने की फीस है। सर जाहिर बात है, आप जज भाई साहब को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो भी एक नहीं 2 जजेस, माशाल्लाह, वो भी स्पेशल रोगनी जजेस। तो सर ऐसे थोड़ी है, उनको तनख्वाहें देनी है, उनको पैसे देने हैं। वो एक काले रंग की होंडा सिविक में आते हैं, उसके आगे एक डाला होता है, एक डाला पीछे होता है, उस डाले में सिक्योरिटी के लोग बैठे होते हैं। इन सबकी तनख्वाहें किधर से जाएंगी? फिर जज साहब ने माशाल्लाह एसी में बैठना होता है, एसी में ठंडे दिमाग से, ठंडा दिमाग भी रखना होता है ना, ठंडे दिमाग से केस सुनेंगे तो फैसला होगा ना। फिर जज साहब ने खाना भी खाना है, ठीक है, फिर उनके जो 7 सिपाही बैठे हैं उन्होंने भी खाना खाना है, फिर जज साहब ने घर भी जाना है, घर में भी एसी चलने हैं, उनका बिल भी किसने देना है? आपने देना है, ठीक है, घर में बिजली पानी गैस टेलीफोन मुलाजमीन सबका खर्चा किसने देना है? सर आप, सर देखें, आप सपोर्ट करेंगे तो ही इंसाफ आएगा, तो 50,000 तो देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि 100-200 में काम हो जाए तो सॉरी सर, फिर हम मोहल्ले में किसी अंकल को बिठा लें दरख्त के नीचे, बैठ जाएं और फैसला करा लें। फिर नहीं, और भी तो केस है ना, आप अकेले थोड़ी हैं, और भी तो केस हैं। आप खुद सोचें, रोज के अगर आधे आधे घंटे के 10 केस हो जाएं तो 300 मिनट बनते हैं, 5 घंटे बनते हैं, तो मेरे ख्याल में 5 लाख रोज का बन गया, 15 लाख रुपए महीने का बन गया। क्या ख्याल है फीस से? ऊपर सुनवाई नहीं है, पर अपील है, पर अपील है, ठीक है। हाँ तो और भी तो केस है ना मेरे भाई, क्रिमिनल केसेस भी आ रहे हैं, केस तो बेशुमार है, तो हर केस की 50,000 फीस हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ टैक्स के केस बताए हैं, टैक्स के केस बताए हैं, वरना केस तो बहुत ज्यादा है।
वकील इनके अलावा है, वकील इसके अलावा है। अगर आप किसी वकील को ले जाएंगे तो उसको इसके अलावा फीस देंगे आप। नहीं, डायरेक्ट जज कराना है आपने? नहीं नहीं, आप जा सकते हैं, आप डायरेक्ट जज के पास भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको टैक्स नहीं आता ना। अगर आपको टैक्स आता है तो फिर तो आप खुद जाके बात कर सकते हैं। वकील हायर क्यों करते हैं? क्योंकि वकील को पता होता है कि मैंने जज के सामने क्या नहीं बोलना, बोलना है क्या नहीं बोलना, कहां पे मुझे मुंह बंद रखना है। वकील को पैसे इस बात के दिए जाते हैं, इस बात के नहीं दिए जाते कि क्या बोलना है। वो तो आप भी बोलेंगे, एवी को पुट्ठा सीधा बोला है ना आप, तो सर फिर बस हो गया काम। तो वकील को पता होता है कि क्या बात नहीं बतानी, तो वो अकॉर्डिंगली फिर तरीके से चीजों को लेकर चलता है, इस बात के वो पैसे लेता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े वकील हैं, आप चले जाए डायरेक्ट, वकील कराना जरूरी तो नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन बाय द कमिश्नर शैल ओनली बी एंटरटेन ऑन रिटन ऑथराइजेशन बाय रेलेवेंट चीफ कमिश्नर। यहां पे एक फर्क है कि भाई जी ये जो एप्लीकेशन है ना, अगर कमिश्नर हाई कोर्ट में जाना चाह रहा है तो वो चीफ कमिश्नर से अप्रूवल लेकर जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। ठीक हो गया सर? मैं कहता हूं नेक्स्ट लेवल सीन आ गया। आइए सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, यहां पे बड़ा मजा आएगा हमें। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम फॉर अपील. Provisions relating to filing of appeal in the Supreme Court of Pakistan has been omitted because they are already included in Ain of Pakistan. वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील करने का तरीका है ना, वो हमने टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो 1973 के आइन के तनाजुर में बयान कर दिया गया है। तो आप आइन पढ़ लें जाके 1973 का, उसमें जो लिखा है प्रोसीजर, वही प्रोसीजर आपने यहाँ पर लिख देना और ख़त्म हुई बात। सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो गया, पेपर में आ गया तो लिखाइएगा, लिखाइएगा, ये 3 जुमले लिखाइएगा, ख़त्म। ठीक है? आइन पढ़ा है ना आपने? आइन पढ़ा है। ये मुल्क, इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ऐसे ही है। ओके, मुझे एक ही याद है, एक था इसका सदर मुसलमान होगा। हाँ, बस ये 2 ही याद है मुझे, आगे पता नहीं क्या था। जबरदस्त हो गया। कोई सवाल? 2 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लें, पंचायत पे चलते हैं। पंचायत याद है, पंचायत की बात हुई थी, अब पंचायत आ गई है। अगर आप केस इन चारों फॉरम पे अपील नहीं करना चाहते बल्कि पंचायत पे करना चाहते हैं तो पंचायत पढ़ लेते हैं, गुफ्तगू कर लें 2 मिनट साथ वाले से। जी मेरे भाई, किसके बाद? मुस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें क्लास में ना किया करो। नो पॉलिटिक डिस्कशन इन क्लास। नहीं नहीं, कोई पॉलिटिक डिस्कशन नहीं, सॉरी, मैं इस बातों का जवाब नहीं देता। इंशाल्लाह 3 घंटों की, 9 से 12। क्यों, खैरियत है? कौन पूछ रहा है? घर जाना है? टिकटें करानी है घरों की? करा ली ऐसे टिकटें आप लोगों ने? घर नहीं जा रहे आप लोग? कोई है जो घर जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा घर? अच्छा, मैं तो जाता हूँ घर रोज है यार, आप ही जाते हैं घर? चले, अच्छी बात है। मैं वैसे आउट ऑफ सिटी वालों से पूछ रहा था। वो आपका तो मुझे पता ही, आप जाते ही होंगे घर। जी नहीं, कल आना है आपने, कल आखिरी दिन है। मैंने कल बोला, आज बोला, कल बोला। मियां मोहम्मद जुनैद जावेद,
अब मियाँ को अलग बताओ कल आखिरी क्लास है, मोहम्मद को अलग बताओ, जुनेद को अलग बताओ, जवेद को अलग बताओ, तुम भी अजीब आदमी हो। नहीं, कल आखिरी क्लास है। इजाज भाई, ये ना जरा रिकॉर्ड होता है ना, तो इसके बाद ये लेक्चर्स में से ना ये जुमला निकालिएगा, जब मैंने बोला है कि कल आखिरी क्लास होगी, मैं जरा भाई को भेजूंगा। दूसरे बातें कर रहा था। नहीं सर, आपने पहले कहा नहीं था सब कुछ खत्म हो जाना। नहीं, वो तो मैं रोज कहता हूँ सब खत्म हो जाना, वो तो मैं रोज कहता हूँ सब खत्म हो जाना, वो मैं कोर्स थोड़ी कह रहा था, मैं कहा सब खत्म हो जाना। नहीं, कल खत्म हो जाना, क्योंकि मसला है तूने टाइम टेबल बनाया हुआ, सुबह का 8 बजे उठूंगा, 8:15 नाश्ता करूंगा, 8:30 टेक्स्ट लेके बैठूंगा। जी सर, केक लेके भाग गया था, किसका? नहीं, ये सच कह रहा है। सर ये आपका केस आ गया, मिल गया हमें वो बंदा। चले पंचायत में चलते हैं, इससे पहले कि बात बहुत आगे तक जाए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पंचायत। दुखी शख्स विल अप्लाई टू द बोर्ड। दुखी शख्स, अ दुखी शख्स में अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटिंग कमेटी टू रिजॉल्व हार्डशिप और डिस्प्यूट। वो कहता है कि भाई जी, ना तो मैं कमीशन अपील के पास जाऊंगा, ना मैं ट्राइब्यूनल जाऊंगा, ना मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, ना मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मेरे लिए आप एक कमेटी बनवा दें, पंचायत। ओके, अच्छा, इसमें केस कौन से सुने जाएंगे? टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹50 मिलियन और अबव। अगर आपके केस में 5 करोड़ का या उससे ज्यादा का टैक्स इन्वॉल्व है, या रिफंड 50 मिलियन या उससे ज्यादा का इन्वॉल्व है, फिर कमेटी बनेगी। ये 200-400 वाले केस के लिए कमेटी नहीं बनती, 50 मिलियन या उससे ज्यादा की बात होनी चाहिए। डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी या इसके अलावा कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो कमेटी बनेगी। A case will not be referred to the board where criminal proceedings have been initiated। सर देखिए, टैक्स सिविल किस्म का क्राइम है अगर आप नहीं देते हैं, लेकिन सर एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर आप वो काम करते जाएं तो फिर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का भी आगाज हो जाता है और आपको जेल तक और आगे फांसी तक भी हो सकती है। ठीक है, तो ओके, तो बहरहाल वो सेक्शन 111 है, वो आपके कोर्स में नहीं है। वो कहता है कि अगर तो आपका केस इस लेवल तक पहुंच चुका है ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, फिर आप ये कमेटी नहीं बनवा सकते, उससे पहले पहले बन सकती है। अगर दुखी शख्स इज अ स्टैंड ऑन एंटरप्राइज, पीआईए, अब तो खैर पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है, लेकिन बहरहाल चले हम एग्जांपल उसी की ले लेते हैं। अगर केस पीआईए के खिलाफ चल रहा है, टैक्स लिमिट ऑफ 50 मिलियन और अबव शैल नॉट अप्लाई एंड इट इज मैंडेटरी फॉर सच एसओई टू अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमेटी। वो कहता है कि अगर ये पीआईए की बात हो रही है या स्टेट ओन्ड कंपनी की बात हो रही है, तो फिर इसके लिए 50 मिलियन वाली लिमिट नहीं है, ये फिर जितने मर्जी केस के लिए जो है वो अप्लाई करेगी कमेटी के लिए। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट स्टेट और एंटरप्राइज और कमेटी ऑन डिस्प्यूट रिजॉल्व। बात ठीक है, वो कहता है कि जो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, जो मसला हल हो गया, तो फिर कोई कार्रवाई जो है या कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइज या कमेटी के खिलाफ नहीं की जाएगी। और स्टेट ओन एंटरप्राइज की डेफिनेशन लिखी है, पढ़ लें, कुछ समझ आती है तो मुझे भी बताएं। एप्लीकेशन जब आप देंगे कमेटी बनाने के लिए, इसमें क्या क्या होगा? एन इनिशियल प्रोपोजिशन फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इंक्लूडिंग टैक्स पेमेंट ऑफर। आप एप्लीकेशन में लिखेंगे कि सर देखें, मैं यहाँ पे मसला हल करने आया हूँ और मैं आपको ऑफर देता हूँ कि सर इतना टैक्स आप मेरे से ले लें। यानी अगर 500 निकाला हुआ है मैंडेटरी असेसमेंट ऑर्डर में, आप कह देंगे सर आप मेरे से 200 ले लें, कोई सेटलमेंट की बात होगी। एंड अंडरटेकर दैट द एप्लीकेंट शैल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कमेटी विच शैल बी बाइंडिंग ऑन हिम एंड ही शैल इमीडिएटली विदड्रॉ पेंडिंग लिटिगेशन और केसेस। और साथ एक आप बयान हल्फी भी जमा कराते हैं कि कमेटी का जो भी फैसला आएगा मैं उसको सच्चे और तहे दिल से स्वीकार करूंगा। ओके, और मैं उस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कमेटी से फैसला करा लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, देखो कैसी कमेटी रखी हुई है आपने, ऐसा नहीं होगा। और अगर एप्लीकेंट पीआईए है, इट शैल विड्रॉ पेंडिंग लिटिगेशन एंड केसेस इमीडिएटली। और अगर स्टेट ओन एंटरप्राइज है वो तो विड्रॉ कर लेगी कि भाई मैं कहीं आपके खिलाफ केस नहीं कर रहा। एसओई में फाइल एन अपील to the tribunal or a reference to the high court or a petition for leave to appeal to supreme court in case committee failed to decide। हाँ, ये ऑप्शन है, अगर कमेटी फैसला ना सुना पाई तो फिर क्या होगा?
तो फिर आप अपना केस कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जो आपके 4 फॉर्म चल रहे हैं, कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन देने के 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो है वो कमेटी बनाएगा, और इस कमेटी में कौन कौन होगा? हाँ, शायद हमारा नाम निकल आए इसमें, शायद हम आ जाए, शायद लिखा हो पीआरसी पास स्टूडेंट कमेटी का हिस्सा। आइए ढूंढते हैं, शायद हमारा नाम निकल आए। रिटायर्ड जज, आप में से कोई रिटायर्ड जज है? एनीवन? मैं आपको 80 साल का लगता हूँ? इजाज भाई, आप रिटायर्ड जज तो नहीं है? ओके, रिटायर्ड जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। माशाल्लाह, हाई कोर्ट का जज कम से कम रिटायर होना चाहिए। हु शैल ऑल्सो बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, और यही भाई साहब इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। टू बी नॉमिनेटेड बाय बोर्ड फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बाय लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। सर, ये हुकूमत का एक इदारा है, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, इसमें ना रिटायर्ड जजेस होते हैं, वहां से ना हम ये चेयरमैन अपॉइंट कर लेते हैं। अच्छा जी, और कौन होगा कमेटी में? चीफ कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस, इलाके का चीफ कमिश्नर। आप में से कोई है? एनीवन चीफ कमिश्नर? एनीवन सर आप? ओके। पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय टैक्स पेयर फ्रॉम पैनल नोटिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड कहेगा एक जज आ गए रिटायर्ड, एक चीफ कमिश्नर आ गए, और फिर वो एक रूम नंबर 2 में आपको लेकर आएगा और कहेगा रूम नंबर 2 में देखो ये लोग बैठे हैं, ये पैनल है, इसमें से मर्जी के 1 2 3 बंदे निकाल लो जो तुम्हारे लिए फैसला करेंगे। अब उन पैनल में कौन कौन होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ब्रो, वो बैठे होंगे। हाँ, आप इनमें से कोई बंदा सेलेक्ट करना चाहें आप कर लें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है कोई आप में से? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है कोई? एडवोकेट है? कम से कम 10 साल का तजर्बा इन दी खेत ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन की दुनिया में कम से कम 10 साल का तजर्बा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या वकील, ये रूम नंबर 2 में बैठे होंगे। इसमें से आप निकाल लें जो आपको पसंद है, हम कमेटी में शामिल कर देते हैं। तो भाई यहां बैठा होगा, यहां पे मैं बैठा हूंगा, ये मैं वैसे अप्लाई करता हूं नौकरी के लिए। द टैक्स पेयर शैल नॉट नॉमिनेट अ सीए और एन एडवोकेट इफ द सेड सीए और एडवोकेट इज और हैज बीन एन ऑडिटर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स पेयर। देखिए सर, ये जो लोग हैं ना, ये आपके खिलाफ केस का फैसला करेंगे। अब खुद सोचें, अगर उसमें कोई बंदा ऐसा है जो आपके लिए टैक्स कैलकुलेशंस करता रहा है या आपके लिए टैक्स का काम करता रहा है, क्या वो अपने ही किए गए काम में कोई गलती निकालेगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। इसलिए उसने मना किया हुआ है कि आप कोई ऐसा बंदा इसमें से सेलेक्ट नहीं करेंगे जो आपके लिए या तो टैक्स का काम करता रहा है या आपका एफबीआर में कहीं रिप्रेजेंटेटिव रहा है, क्योंकि फिर तो वो बायस्ड हो जाएगा भाई, वो तो आपको बचाने की कोशिश करेगा, वो फिर जज वाली कैपेबिलिटीज नहीं रखेगा, आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। ठीक होगी बात? ये उसने निकाल दिया। और कौन होगा? एफबीआर के बंदे बैठे होंगे जो कि रिटायर हो चुके हैं 21वें स्केल या उससे अबव से। ओके। और रिप्यूटेबल बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, एजाज भाई हो गए, मियां मोहम्मद जुनैद जावेद हो गया, मियां मंशा हो गया, मियां 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 के वो जितने भी मियां हैं सारे हो गए, वो वाले मियां नहीं, वो जो होते हैं वो तो सारे ही होते हैं मियां। तो एनीवे, वो एक क्या नाम है उनका, अनवर मकसूद साहब, वो कहते थे कि बीवी को अहलिया कहा जाता है लेकिन मियां को कभी भी अहल नहीं कहा जाता क्योंकि मियां नाअहल होता है। ठीक है, ये उन्होंने जुमला कहा था। अब पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो बहरहाल माशाल्लाह बिजनेसमैन तो सारे ही मियां और अहल हैं। तो रिप्यूटेबल बिजनेसमैन होंगे नॉमिनेटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इदारा है, ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं लाहौर के हर इलाके के, उनको मिला के एक इदारा बना होता है। उसमें से कुछ बिजनेसमैन आ जाते हैं कि चलें जी हम अपने आप को ऑफर करते हैं इन चीज़ों के लिए, ये होंगे। तो 5 तरह के लोग इसके अंदर होंगे कमेटी में जो कि आपने पिक कर लेने। ले सर, कमेटी बन गई। द बोर्ड शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमेटी टू द दुखी शख्स। दुखी शख्स को बता दिया जाएगा कि बन गई है। कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पे आपका केस चल रहा था ना कमिश्नर अपील के पास या ट्राइब्यूनल के पास, उसको भी बता दिया जाएगा जहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, और कमिश्नर को भी बता दिया जाएगा कि सर अब ये तमाम काम पंचायत में होगा। अच्छा जी, पंचायत क्या करेगी?
हाँ कहीं पे भी जा सकते हैं, जी जा सकते हैं। हाँ सुप्रीम कोर्ट फाइनल होता है, फिर नहीं आप जा सकते। नहीं सर वो तो इंटरनेशनल केसेस के लिए होता है ना। अब आपकी मोहल्ले में बच्चे से लड़ाई, आपने उसका सर फाड़ दिया, उसने कहा आप स्विट्जरलैंड चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बात ना करें। नहीं सर, हाँ जो इंटरनेशनल केसेस होते हैं ना, वो वहाँ पर जैसे एक मुल्क ने दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं हुई, इस तरह के केस जाते हैं। ये गली मोहल्ले छोटे घरों के केस नहीं जाते उधर, सही कह रहा हूँ। ये तो ये गली मोहल्ले वाले ना, एफबीआर वाला गली मोहल्ले का ही केस है, और क्या है। ओके अच्छा, कमेटी ऑफ फैसला देगी। द कमेटी शैल एग्जामिन द इशू एंड मे इफ रिक्वायर्ड कंडक्ट इंक्वायरी, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, डायरेक्ट एनी ऑफिसर ऑफ एफबीआर और एनी अदर पर्सन टू कंडक्ट ऑडिट। सर सारे काम करती है कमेटी जो एफबीआर वाले करते हैं। एंड शैल डिसाइड द डिस्प्यूट बाय मेजोरिटी इन 45 डेज ऑफ इस अपॉइंटमेंट। और मेजोरिटी जितने लोग इसके अंदर हैं, जो मेजोरिटी फैसला देंगे वही इसका फैसला होगा। ये काम इन्होंने 45 दिन में करना है, और इस 45 दिन को मजीद 15 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके। ठीक हो गया, टोटल 60 दिन हो गए। ये बड़ा जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसीजन बाय द कमेटी शैल नॉट बी साइटेड और टेकन एज प्रेसिडेंट इन एनी अदर केस, सेम केस और अ डिफरेंट टैक्स ईयर। सर देखिए, अगर जिंदगी में कभी भी आप टैक्स कंसल्टेंट बने, मैं आपकी फील्ड के मुतालिक की बात करता हूं, और आपने लोगों के केसेस पकड़े और अदालत में इस तरह आप गए और प्रेजेंट हुए, अगर कोई बंदा आपके पास केस लेकर आया ना कि सर ये सब कुछ हुआ था और ये ऐसे हो गया, कमिश्नर ने ऐसे कर दिया, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? आपने सबसे पहला काम ये करना है, क्या कभी इससे पहले इस तरह का कोई केस आया है इन अदालतों में? ये सबसे पहला काम होता है जो एक वकील करता है, कि क्या इस तरह का केस कोई आया है। क्योंकि अगर तो सेम उसी तरह का कोई केस आया होगा ना, तो आपने वो केस निकालना है, उसका फैसला निकालना है, और अदालत में जाके जज साहब को सुना देना है कि जज साहब देखें, फलानी तारीख को फलाने जज की अदालत में ये केस आया था, इसका ये फैसला हुआ था। तो मेरे ख्याल में हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है, रवायत मौजूद है ऑलरेडी। ये जो हम कहते हैं ना कि इसने रवायत सेट कर दी है, ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट होता है। तो सर यहां पे वो कहता है कि कमेटी का जो फैसला, अब देखें होगा क्या, कमेटी ने फैसला दे दिया, रवायत बन गई। अब किसी और अदालत में आप कहेंगे कि सर देखें जी, फलानी कमेटी में ये केस आया था और उसका फैसला ये आया था, तो आप भी ये फैसला दें। वो कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कमेटी का फैसला किसी भी अदालत में, किसी भी फोरम पे कोर्ट नहीं हो सकता। तो सर कमेटी का डिसीजन किसी भी जगह पे, किसी अदर केस में प्रेसिडेंट, रवायत के तौर पे नहीं बयान किया जाएगा। और ना ही डिफरेंट टैक्स ईयर हो सकता है। आपने एक ही हरकत 2 टैक्स ईयर में की हुई है, तो वो कहता है कि एक टैक्स ईयर के लिए अगर आपका फैसला सुना जा रहा है ना, तो आप अगले टैक्स ईयर में ये नहीं कह सकते सर देखें पिछले टैक्स ईयर में तो उन्होंने ये कहा था। वो कहेगा सॉरी, कमेटी का फैसला कहीं पे भी रवायत के तौर पे कोर्ट नहीं हो सकता। शायद ये एक इनफॉर्मल किस्म का एडजस्टमेंट होती है कि बस यार केसों को खत्म करें। असल में भाई सिंपल मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो कमिश्नर अपील्स इतने ज़्यादा है ही नहीं, ट्राइब्यूनल इतने ज़्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे केस ज़्यादा हैं, लोग थोड़े हैं, तो केस लटकते जाते हैं। और हाई कोर्ट में आपको वैसे ही पता ही है, तो सारी बातें आपको पता ही है, केस कितने कितने साल से लटक रहे हैं। सिर्फ इन लोगों का बोझ कम करने के लिए कमेटी बनाई गई है कि लोग वहां से निकल के यहां पर आ जाएं। दूसरा, सीधी सी बात है, आप लोगों ने कोर्ट का निज़ाम देखा हुआ, ठीक है ना, वहां पार्किंग मिलती है, वहां अंदर केस लगवाने के मतलब एंट्री से लिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि शायद हम में से हर बंदा सरकारी इदारों से भागता है और वाकई में पनाह मांगता है कि अल्लाह ताला हमें यहाँ जाने के लिए कोई ऐसा निज़ाम मतलब बने ही ना कि हमें जाना पड़ेगा। हम दुआएं मांगते हैं, क्यों? यही रीज़न है सारी, कि ख्वारी इतनी होती है, इतनी ख्वारी होती है कि बंदा कहता है भाई रहने ही दो। तो इसीलिए भाई इनका बोझ कम करने के लिए कमेटीज बन जाती हैं। यहाँ ज़रा कुछ पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, कुछ ज़रा चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, तो बंदा कहता है यार फैसला इधर से सुनवा लो। तो इसीलिए ये बनी हुई है सिर्फ बोझ कम करने के लिए, लेकिन इनका फैसला कहीं रवायत के तौर पे नहीं आ सकता। बात समझ आ गई? द टैक्स रिकवरी शेल बी स्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी। कमेटी बनने पे टैक्स रिकवरी स्टे दे दिया जाएगा। कब तक? जब तक कमेटी का फैसला नहीं आ जाता, ये कमेटी डिसॉल्व नहीं हो जाती। देखें सर आगे भी आ रहा है कि कमेटी जो है अगर फैसला नहीं दे पाएगी ना, वो डिसॉल्व हो जाएगी, केस फिर वापस उधर ही चला जाएगा जहां से आप शुरू हुए थे।
The decision of the committee shall be binding on the commissioner if dukhi shakhs being satisfied with the decision has withdrawn the appeal pending before the court of law. सर फैसला बाइंडिंग होगा सब पे अगर आप केस विड्रॉ कर लेंगे, जहां से आप केस यहां पर लेकर आए थे, ट्राइब्यूनल से लाए थे, हाई कोर्ट से लाए थे, वहां से केस विड्रॉ कर लेना है और कम्युनिकेटेड द ऑर्डर ऑफ विड्रॉ टू द कमिश्नर, और आपने कमिश्नर को बता दिया कि भाई मैं अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल में केस नहीं सुन रहा, मैं अब इधर आ रहा हूं. If withdrawal order is not communicated to the commissioner in 60 days of service of decision of the committee, अगर आपने केस विड्रॉ करने का फैसला कमिश्नर को 60 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया, द डिसीजन ऑफ द कमिटी शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर. वो कहेगा कि सर मुझे आपने बताया ही नहीं, तो मेरे पे ये फैसला बाइंडिंग नहीं है. The commissioner shall also withdraw the appeal if any pending before any court of law in respect of dispute within 30 days of communication of order of withdrawal by the दुखी शख्स to the commissioner. आपने जब केस विड्रॉ किया था आपने कमिश्नर को बता देना है, और जब आप कमिश्नर को बताएंगे तो कमिश्नर ने 30 दिन के अंदर अंदर अपना केस विड्रॉ कर लेना है. दोनों विड्रॉ कर लेते हैं कि सर अब हम कमेटी में फैसला सुनाएंगे, हमने और कहीं फैसला नहीं सुनवाना. The aggrieved person shall pay tax in the time decided by the committee and all previous decisions order against him shall stand modified. कमेटी कहेगी कि जी आपने इस समय के अंदर टैक्स जमा कराना है और बाकी तमाम फैसले, तमाम ऑर्डर, तमाम चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी अकॉर्डिंगली. और अगर कमेटी 60 दिन के अंदर फैसला सुनाने में नाकाम हो गई, द बोर्ड शैल डिसॉल्व द कमेटी, बोर्ड कमेटी को डिसॉल्व कर देगा और मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द रेलिवेंट कोर्ट अथॉरिटी, और ये मैटर जो है वो रेलिवेंट कोर्ट या अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी. However, in case of state-owned enterprise, if the committee fails to decide within 16 days, board shall reappoint the committee. दोबारा कमेटी बनेगी क्योंकि वो PIA है. If reappointed committee fails to decide within a further period of 60 days, the matter will be decided. ले जी, state-owned enterprise को एक बेनिफिट है कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर कमेटी ने फैसला ना सुनाया तो एक और कमेटी बनेगी जो मजीद 60 दिन लेगी, और अगर उसने भी फैसला ना सुनाया तो फिर केस वापस उसी अदालत में चला जाएगा जहां से आया था. ओके. बोर्ड शैल कम्युनिकेट द डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ अ कमेटी टू द दुखी शख्स, आपको कोर्ट को बता देगी जहां से केस आया था और कमिश्नर को कमेटी डिसॉल्व हो गई है. ऑन रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन द कोर्ट ऑफ लॉ और द एपरेट अथॉरिटी शैल डिसाइड द अपील विद 90 डेज. ओके, तो अगर आप ट्राइब्यूनल से आए थे, ट्राइब्यूनल को बता दिया जाएगा कमेटी डिसॉल्व हो गई है, तो फिर ट्राइब्यूनल जो है वो 90 दिन के अंदर फैसला सुना देगा, 90 डेज. ओके. असल बात तो अब आई है भाई, ये जो पैनल में लोग हैं इनको पैसे कितने मिलेंगे, मुफ्तमारी लगी हुई है. द बोर्ड विल प्रिस्क्राइब रेम्यूनरेशन. वो कह रहे चीफ कमिश्नर के अलावा जितने भी लोग हैं ना उनके पैसे बोर्ड बताएगा. अब पता नहीं वो कितने बताएं, मुझे भी नहीं पता. द बोर्ड विल मेक रूल्स फॉर दिस सेक्शन. ठीक है सर, बोर्ड नहीं बताना. सवाल सवाल तो बाइंडिंग होगा उसके ऊपर जिसके खिलाफ भी फैसला. नहीं नहीं नहीं, बस ये फैसला आ गया कमेटी का तो खत्म, अब आप कहीं नहीं जा सकते. ठीक है. नहीं, कितने परसेंट? 50 से ज्यादा हो. कोई सवाल? 2 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लें, बस एक सफा रह गया बस. अल्हम्दुलिल्लाह. कोई यार 15 भी होता, आज तो लुट मच गई है. हाँ जी बिल्कुल, 1-1.5 सफाई है, मैंने बताया था.
चले भाई जी, आ जाए वापस, खत्म करें इसको भी। सर जी, दुनिया में अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पे इल्ज़ाम लगाए, यानी अगर मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये गलत हरकत की है, तो साबित मुझे करना पड़ेगा कि आपने गलत हरकत की है, या आपको करना पड़ेगा कि आपने कुछ नहीं किया? जो इल्ज़ाम लगाता है उसको करना पड़ता है। ओके, आइए अब यहां पर देखते हैं। अगर टैक्स पेयर अपील फाइल करता है, सर टैक्स पेयर अपील फाइल क्यों करेगा? जारी बात है कि कमिश्नर ने उसके खिलाफ अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर निकाला। It is the liability of taxpayer to prove in the case of assessment order the assessment order does not correctly reflect the tax liability। कमिश्नर ने आप पे इल्जाम लगाया कि आपकी इनकम 100 नहीं बनती, 150 बनती है। आप कहेंगे नहीं बनती, साबित आपने करना है, कमिश्नर ने नहीं करना। आप साबित करेंगे 150 नहीं बनती, वो नहीं करेगा, वो अपनी तरफ से 150 अरब कह दे, ठीक है, मान लिया साबित आपने करना है 150 अरब नहीं बनती। ओके, और इन अदर केसेस ये वही वाले थे, वो याद है वो आपको किसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया था हमने? हाँ, एक वो सर उमैर को जो बता कह दिया था कि जी आप मेरा टैक्स पे करें, और दूसरा आपको अंडरटेकर का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था। हाँ, उस केस में आपने कहना है, आपने साबित करना है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। तो शायद यहां पे जिस पे इल्जाम लग रहा है ना, उसने साबित करना है कि मैं ऐसा नहीं हूं। ठीक है सर? हाँ बस ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। अच्छा मेरे भाई, आखिरी सेक्शन ऑलमोस्ट है 124। एक छोटी सी बात और होगी एंड पे। हाँ 124 वाली, ये जो 124 है ना, आप ना जरा ये डब्बा पढ़ें, ये जो डब्बा लिखा हुआ है ना, ये पढ़ें। जी सर जी, इसमें लिखा हुआ है कि आपने 2010 की रिटर्न 30 सितंबर 10 को जमा कराई 6 लाख रुपए की, और आपको एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर दे दिया गया 6 लाख का कि सब अच्छा है। ठीक है, फिर ऑडिट स्टार्ट हुआ और आपको शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस के बाद कमिश्नर ने कहा आपकी इनकम 6 लाख नहीं बनती, 9 लाख बनती है। ठीक है, आप अपील में चले गए और करते करते आप हाई कोर्ट में पहुंच गए। हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इनकम 9 लाख नहीं बनती बल्कि 8 लाख बनती है, और कमिश्नर और टैक्स पेयर दोनों ने फैसला किया कि अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। सर याद रखिएगा, ये जो आखिरी जुमला है ना, ये आखिरी जुमला असल में सेक्शन 124 के लिए है कि नाउ कमिश्नर विल इशू एन असेसमेंट गिविंग अफेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर। यानी जब आप किसी अदालत में अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील करते हैं और फिर वो अदालत फैसला देती है, तो उस फैसले की रोशनी में कमिश्नर ने एक अपना फैसला भी सुनाना होता है, जिसको कहा जाता है असेसमेंट गिविंग अफेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर या फिर अपील अफेक्ट ऑर्डर। यानी अगर हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया ना, तो उस फैसले से कुछ नहीं होगा, आप वो फैसला लेके कमिश्नर के पास जाएंगे और कमिश्नर को कहेंगे कि अदालत ने यह फैसला दे दिया है, इस फैसले की रोशनी में अब तुम फैसला दो मुझे। फिर वो फैसला देगा और वो कागज इस बात का प्रूफ होगा कि भाई अब सब अच्छा है, अब सब ओके हो गया है। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? जैसे घर में कोई बहन भाई आपको चीज ना दे रहा हो, तो आप सीधा जाते हैं अम्मी के पास, अम्मी ये देखें ये मुझे चीज नहीं दे रहा। अम्मी कहती हैं उसको कहो ये चीज दे दे वरना मैं आ रही हूं।
ये अदालत ने फैसला दे दिया। अब आप अम्मी का ये फैसला लेकर अपने बहन भाई के पास आएंगे और कहेंगे मैंने अम्मी को बताया है और अम्मी कह रही हैं ये चीज मुझे दे दो, वरना वो आ रही हैं। फिर भाई आपको वो चीज देगा। तो सर वो ये है कि कोर्ट के फैसले की रोशनी में कमिश्नर अपना फैसला इशू करेगा। इसको कहते हैं अपील इफेक्ट ऑर्डर या असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। बात समझ आ गई? अब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि कमिश्नर ने ये अपील इफेक्ट ऑर्डर कब कब इशू करना है। बस ये इसके अंदर 3-4 बातें लिखी हैं। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर टू बी इशूड टू गिव अफेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील। अगर आप कमिश्नर अपील में चले गए, कमिश्नर अपील ने आपके हक में फैसला कर दिया, अब इसके लिए भी कमिश्नर जो है वो अपील इफेक्ट ऑर्डर देगा। सॉरी, ट्राइब्यूनल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन चारों में से किसी ने भी आपके हक में फैसला दिया तो कमिश्नर अपील इफेक्ट ऑर्डर देगा। कमिश्नर शैल इशू द अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज सर्व्ड। ये देखिए सर, मैं पूरी टाइमलाइन अब नहीं बना रहा। रिटर्न जमा हुई, ऑर्डर टू वाश शो कॉज आया, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, अपील हुई। यहां पे आपने अपील दायर की और अपील का फैसला यहां पर आ गया, अपील डिसाइडेड। अब वो कहता है अपील अगर डिसाइड हुई है तो फैसला भी इसी साल में ही आया होगा ना। वो कहता है जिस साल में आपको फैसला मिला है ना इन लोगों की तरफ से, उस साल के आखिर से 2 साल। तो अगर ये 2021 था तो 2023 30 जून तक कमिश्नर ने अपील इफेक्ट ऑर्डर देना है। ठीक है, और याद रखिएगा मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। आपका कोई रिफंड बनता था, आपने रिटर्न जमा कराई हुई थी, कमिश्नर ने अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में कहा नहीं बनता, आप अपील में चले गए और यहां पे अदालत ने कह दिया भाई रिफंड बनता है। अब इस फैसले की रोशनी में ना आपको रिफंड उसी वक्त नहीं मिल जाएगा। आप पहले ही अदालत का फैसला लेके कमिश्नर के पास जाएंगे। कमिश्नर कहेगा 21 में लेकर आए हो, मेरे पास अखलाकन और कानूनन 30 जून 23 तक का टाइम है, मेरा जब दिल करेगा मैं ऑर्डर इशू कर दूंगा। वो जब ऑर्डर इशू करेगा तब वो कागज पे आपको एफबीआर से रिफंड मिलना है। ये हाई कोर्ट के फैसले पे नहीं मिलना। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कमिश्नर का फैसला आना है, उस पर रिफंड मिलना है। तो वो 2 साल आपको लटका के रखेगा, वेट करते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, उसके बाद टाइम है। ठीक है, अच्छा आगे चले। अभी मैं इस बात से मुकरूंगा भी। ये डब्बा पड़े, डब्बा पड़े, ये डब्बे तुम्हारे लिए हैं। जी सर, कोई बात समझ आई? ओके, आगे चलते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। टाइम लिमिट फॉर अपील इफेक्ट ऑर्डर इन केस डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड। सर डायरेक्ट रिलीफ का मतलब यह होता है कि फैसला आपके हक में हो गया। यह रिफंड वाली बात है जो भी मैंने आपको बात बताई थी ना, अब मुकरने का समय हो गया है। वेयर डायरेक्ट रिलीफ इज प्रोवाइडेड बाय एपलेट अथॉरिटी। अगर एपलेट अथॉरिटी ने आपको डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट रिलीफ से मुराद यह है कि आपके हक में फैसला दे दिया है, कोई आपका रिफंड बना दिया है। द कमिश्नर शैल इशू अपील इफेक्ट ऑर्डर विद इन 2 months ऑफ द डेट द एपलेट ऑर्डर इज सर्व्ड। तो सर फिर 2 महीने में वो इशू करेगा। तो जब मैं भी आपको बात बता रहा था ना, ये तंग करने के लिए बता रहा था, ये था अगर आपके खिलाफ फैसला होगा, हक में हो गया तो 2 महीने। 2 महीने सर 2 साल आप थोड़ी वेट कर सकते हैं रिफंड का। ठीक है, तो 2 महीने तक का टाइम है। फिर वो कहता है टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑर्डर इन केस एंड असेसमेंट ऑर्डर इज सेट असाइड। वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड द कमिश्नर और कमिश्नर अपील्स is directed to pass a new assessment order, they shall pass the new assessment order within 1 year from the end of the financial year in which appellate order was served. Okay. सर सेट असाइड क्या होता है? सर कभी कभार ऐसा होता है कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है और आप उसके अलावा अपील में चले जाते हैं। वो जब केस दोबारा से देखते हैं ना, वो कहते हैं सर ये केस तो सही तरीके से सुना ही नहीं गया,
दोबारा से सुने, ये सब चीजें फारग है। ठीक होगी बात? तो सर जब ये सिनेरियो आएगा ना, तो केस वापस चला जाता है निचली अथॉरिटी के पास, और निचली अथॉरिटी के पास 1 साल का टाइम है, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एपलेट ऑर्डर वॉज सर्व टू देम। यानी कि अगर आपको केस यहां पर दिया गया था, यहां पर ऊपर वाली अदालत ने कहा कि सेट असाइड हो गया, तो इसके आखिर से 1 साल, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो उसने क्या करना है, फैसला सुनाना है। सर जो अगला जुमला लिखा है ना, द लिमिट विल नॉट अप्लाई इफ अपील और रेफरेंस इज मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपलेट अथॉरिटी। सर देखिए होता बताऊं क्या है, हमने वो पीछे सारा पढ़ लिया हुआ है कि जी 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज सबमिट, याद है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अब सर होगा क्या, आपने यहाँ पे इस साल की रिटर्न यहाँ पे जमा कराई, आपके पास 5 साल का टाइम है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है। ये बड़ा था सर, उसने इशू कर दिया यहाँ पर और आपने अपील फाइल कर दी, केस चलता जा रहा है, 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 केस 300 साल तक चलता जा रहा है। 300 साल के बाद आगे कमिश्नर अपील ने फैसला दिया या ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया, तो केस ही गलत सुना गया, दोबारा सुनो। अब जब वो दोबारा केस सुनने लगेगा, वो इस साल का होगा। अब ये बंदा कहेगा सर आपने तो कहा था कि 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होते हैं, तो 300 साल गुजर चुके, अब आप किधर दोबारा मुंह उठा के आगे। सेटिस्फाइड का मतलब यही होता है ना, सारी कार्रवाई को फारिग कर दिया गया और कहा गया दोबारा सुनो, कमिश्नर दोबारा मुंह उठा के आ गया, दे दो इस साल का डाटा। आप कहेंगे 300 साल बाद आ गए, तो वो कहेगा सर टाइम लिमिट इस केस में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि केस अदालत में ही चल रहा था, ये अदालत के फैसले की रोशनी में ही है। इसीलिए कहा गया था कि आप अपना डाटा मेंटेन करेंगे 6 साल तक, या तब तक जब तक अदालत फैसला नहीं दे देती। तो अगर अदालत 400 साल तक फैसला नहीं देगी, आप डाटा संभाल के रखेंगे। लेकिन फिर भी लॉ ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे कह दिया कि फिर टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। कहीं ये मत कह देना कि आपका तो अमेंडेड असेसमेंट का टाइम ही गुजर गया, क्योंकि वो दोबारा केस सुन के दोबारा अमेंडेड असेसमेंट इशू करेगा। लेकिन अब उसके पास टाइम है 1 साल का, 1 साल के अंदर कर दे अमेंडेड असेसमेंट इशू कर सकता। बात समझ आ गई? ओके। Where an assessment order has been set aside, modified, the proceedings may commence from the next stage। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर ऊपर वाली अदालत ने कहा ना केस दोबारा सुनो, तो जो बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो डाटा ऑलरेडी हो गया है, वो दोबारा से तो नहीं आएगा, वो पहले से ही कमिश्नर के पास है, इसके अलावा एक्स्ट्रा बात होगी। इट विल नॉट बी नेसेसरी टू री इशू एनी नोटिस विच वॉज ऑलरेडी इशूड। जो नोटिस ऑलरेडी इशू हो गया दोबारा इशू करने की जरूरत नहीं है, या दोबारा से कोई रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है जो कि पहले से ही आप कर चुके हैं। तो ये काम पहले से, ये काम पुराने चल जाते हैं। इफ द कमिश्नर अपील या ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्स द टैक्स पेबल इन द ऑर्डर अंडर अपील, देन नो अपील इफेक्ट ऑर्डर इज नीडेड एंड द कमिश्नर विल प्रोसीड विद इन रिकवरी। हाँ ये सारी बातें ऊपर वाली तब हैं अगर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को बदला जाएगा। अगर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर को बदला नहीं गया ना, और कमिश्नर की बात ही मान ली गई है, तो फिर अपील इफेक्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बस फिर कमिश्नर बंदे लेके पहुंचेगा और टैक्स रिकवरी करेगा। वो कहेगा बस टैक्स रिकवर कर दो, मुझे यही चाहिए। ये पॉइंट अभी ऐड हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट पहले नहीं था, ये पॉइंट अभी ऐड हुआ है। उसके बाद वेयर द ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पार्शली सेट असाइड एन ऑर्डर एंड कंफर्म्स और मॉडिफाइज अदर इश्यूज, द कमिश्नर शैल इशू एन अपील इफेक्ट ऑर्डर। सर मॉडिफाई भी हो सकता है, आधा केस आधे। देखें हम शायद अभी तक ये समझ रहे हैं कि हमारा और कमिश्नर का झगड़ा एक बात पे है, सर 50 बातें भी हो सकती हैं। ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, वो ये भी तो कह सकता है। लेकिन सर पार्शली उसने कह दिया कि सर 20 बातें ठीक हैं, 20 बातें गलत हैं, 10 तो सिरे से ही गलत सुनी गई हैं, दोबारा सुनो। ये भी हो सकता है। फैसला तीतर बटेर भी हो सकता है कि 10 पॉइंट आपके हक में आ गए, 10 कमिश्नर के हक में आ गए, 5 सेटिस्फाइड कर दिए गए। ये भी हो सकता है। वो कह रहा है अगर इस तरह का गुडमुड वाला फैसला आ जाए ना, तो सर इस पे भी कमिश्नर अपील इफेक्ट ऑर्डर इशू करेगा। टैक्स शैल बी डिटरमिन ओनली ऑन द कंफर्म्ड और मॉडिफाइड इश्यूज। अब जो ऊपर वाली अदालत ने कंफर्म कर दिए वो कंफर्म हो गए, जो मॉडिफाई कर दिए वो मॉडिफाई हो गए। हाँ जो फैसले साइड पे कर दिए गए हैं ना कि दोबारा सुनो, वो तो ऑब्वियसली नहीं हुआ ना फाइनल, वो दोबारा सुनेंगे। तो जो चीजें कंफर्म हो गई वो कंफर्म हो गई, उन पे टैक्स रिकवरी हो जाएगी। जो सेटिस्फाइड हो गई वो दोबारा से सुने जाएंगे। सच टैक्स शैल बी पेड और रिकवर्ड अंडर द ऑर्डिनेंस, और ये टैक्स जो है वो फिर ऑब्वियसली रिकवर किया जाएगा। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन?
जे हाँ, उर्दू में याद करें इसलिए कह रहा हूं, ये अंग्रेजी में तो नहीं याद होने वाला आपसे इतनी जल्दी। ये उर्दू में याद करके 5-7 दफा रिवाइज करेंगे, जब उर्दू पक्की होगी ना फिर अंग्रेजी पक्की होगी, वैसे तो कभी याद नहीं होना है। उर्दू में बस कहानियां कराने में तो आप माहिर है ना। 5-7 दफा रिवाइज किस तरह, ओके फिर ऐसे करके, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं सर। अब वो खत्म हो गया, अब बस 2-4 जुमले आगे सही हैं, उस तरह के नहीं है, ये आसान बातें हैं। नींद पूरी हो जानी चाहिए। मैं आपको ना BF5 का बी पढ़ाने लगा। ये देखें, ये एक भाई साहब हैं जिनके खिलाफ ना अदालत में केस चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब हैं, पता नहीं कौन है। अच्छा जी, अब जरा सुने ध्यान से, वही टाइमलाइन बना लेते हैं, ढेर सारे ईयर्स बना लेते हैं। ले सर, 2010 के रिटर्न जमा करे शहबाज शरीफ साहब ने यहां पर 2011 में, ठीक होगी बात, और नोटिस ऑफ ऑडिट आया, शो कॉज आया, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ गया, और यहां पर भाई साहब अपील में चले गए। केस चल रहा है, ले जी यहां पर आके ये पता नहीं कितना साल है, 15-20 साल बाद जाके ना अदालत को ख्याल, अच्छा मसला क्या था, रौला भी तो सुन लेना। रौला ये था कि कहीं से ना 16 अरब रुपए आए हुए थे, और अदालत कह रही थी, मतलब कमिश्नर कह रहा था 16 अरब सर आपके हैं, ये कह रहे थे मेरे नहीं है। रौला ये था, लेकिन कमिश्नर ने कहा ये आपके हैं, उन्होंने इनकी रिटर्न में ऐड करके अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया और टैक्स बना दिया। इस फैसले के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब अपील में चले गए और वो केस चल रहा है कि ये पैसे मेरे हैं या नहीं है। ले सर, ये कोई 15-20 साल बाद जाके अदालत ने कहा ओहो ये तो आपके हैं ही नहीं, ये तो साबित हो गया कि ये पैसे आपके नहीं हैं। सर अगर इनके नहीं है तो किसी के तो हैं, बंदा पता लगाओ, लो जी हमें एक बंदा मिल गया, नवाज शरीफ साहब, ये पैसे इनके हैं। बात को ध्यान से समझिएगा सर। अब देखें, इन भाई साहब को तो पता ही नहीं कि 20 साल दुनिया में क्या चल रहा है, वो तो केस किसी और बंदे का था, उसकी इनकम थी, उस पे इल्जाम लगा था कि ये पैसे तुम्हारे हैं, और वो साबित करने चला था कि भाई जी ये पैसे तो मेरे नहीं है, और 20 साल के बाद साबित हो गया ये पैसे उसके नहीं है। यानी अब अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि ये इनकम एक शख्स से रिक्लासिफाई होके दूसरे शख्स की इनकम में जानी चाहिए, यही बात हुई है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको तो कभी नोटिस ऑफ ऑडिट आया ही नहीं था, ऐसे ही है, इनको तो कभी शो कॉज आया ही नहीं, इनको तो कभी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया ही नहीं, और 2010 गुजरे हुए वैसे ही 20 साल हो चुके हैं, वो तो सारा कुछ टाइम बाद हो गया है, 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सब कुछ गुजर चुका है। सर अब जब अदालत यहां पे फैसला देगी कि ये इनकम इनकी नहीं है बल्कि इनकी है, तो अब कुछ इनके खिलाफ हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? टाइम तो गुजर चुका है। लॉ कहता है कि इफ ड्यू टू एन एपलेट ऑर्डर, ऊपर वाली अदालत की रोशनी में कोई इनकम रिक्लासिफाई हो गई फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम ऑफ वन टैक्स पेयर शहबाज शरीफ टू अनदर टैक्स पेयर नवाज शरीफ, तो फिर क्या होगा? द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर टैक्स पेयर, द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर टैक्स पेयर इज एज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड एज अ रिजल्ट। वो कहता है अब अदालत के फैसले की रोशनी में ये इनकम इनकी इनकम में ऐड हो सकती है। तो अगर आज आप सुकून से बैठे हैं ना कि सर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गुजर गए, तो सर इतना खुश होने की बात नहीं है। हो सकता है दुनिया में कोई केस किसी और शख्स के खिलाफ चल रहा हो, वो फैसला 50 साल बाद आए और वो अदालत कह दे ये इनकम उसकी नहीं बल्कि आपकी है, तो सर आपको नोटिस आ जाएगा। ये तलवार सारी जिंदगी लटकती रहेगी, ये नहीं खत्म होनी। शहबाज शरीफ साहब हैं जी जी, उन्होंने जी
जी जी, हाँ इज्जत देनी चाहिए। इज्जत होती वही है जो इन एब्सेंस दी जाए, इन प्रेजेंस तो सारे दे देते हैं जी। एक ही जगह जाना था और कहाँ जाना था? हाँ इस बारे में कानून खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने वकीलों को जो पैसे दिए होंगे या और जो पैसे दिए होंगे वो वापस मिलेंगे, इसका कोई लॉ में नहीं है। तो मेरे ख्याल में कहीं पे भी रिकवरी नहीं होगी, वो बस गए सो गए। ठीक है यार, मतलब भी नवाज शरीफ साहब होता है यार, तू मतलब यार देखें उस साल का जो है वही लगेगा। 16 अरब 2010 की इनकम ऐड कर दिया जाएगा, 2010 के जो टेबल 1 टेबल 2 लगा के तो टैक्स निकाल लिया जाएगा, डिफॉल्ट सरचार्ज निकाल लिया जाएगा, बस। हाँ बिल्कुल, जितना भी है। आगे चलें, एक और सिचुएशन भी बन सकती है कि एक और सिचुएशन, ये देखें, ये देखें, ये देखें। सर 2000 शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस चल रहा है, वही अमाउंट है, और 2010 का केस चल रहा है। 2030 में जाके अदालत ने कहा, जज ने कहा कि ये इनकम शहबाज शरीफ साहब की 2010 की नहीं है, बल्कि 11 की है। ये 11 में ऐड होनी। अब नोटिस सर 10 का आया है, शो कॉज 10 का है, अमेंडेड असेसमेंट 10 की है, सारा कुछ 10 का है, 11 की तो कभी बात ही नहीं हुई। 11 तो वैसे टाइम बार्ड हो गया। तो सेम यही रूल कि भाई इफ ड्यू टू एन एपलेट ऑर्डर एनी इनकम इज रिक्लासिफाइड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए टैक्स पेयर फ्रॉम एक साल टू दूसरे साल, ये भी हो सकता है। सेम वही रूल, द असेसमेंट ऑर्डर इशूड फॉर अदर ईयर is assumed to have been issued as a result of order of the appellate authority। तो सेम वही बात है कि आप दूसरे साल में रिक्लासिफाई कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकते सर आपने तो इस साल का कभी मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया। नहीं सर, अब ये हो गया, और अदालत के फैसले की रोशनी में आपको ये काम करना पड़ेगा। और उसने एक जनरल बात और लिख दी कि वेयर अपील इफेक्ट ऑर्डर इज टू बी इशूड, जनरल टाइम लिमिट्स फॉर इशूइंग असेसमेंट ऑर्डर विल नॉट अप्लाई। वो कहते हैं ये जो मैंने 5 साल 6 साल 2 साल 1 ईयर फ्रॉम द एंड जो फजूलियात आप पीछे पढ़ के हैं ना, वो कहते हैं कोई भी अप्लाई नहीं होगी। बस अदालत ने जो कह दिया, बस आखिरी हरफ आखिर वही है, और ठीक है। ओके, टैक्स आपको फौरन देना पड़ेगा, ये बात तो मैं डे 1 से ही पता है, इसमें कौन सी नई बात है जनाब। नहीं, ऊपर वाली टाइम लिमिट्स नहीं, जो पीछे असेसमेंट में पढ़ के आए थे, वो बेस्ट जजमेंट वाली, वो अमेंडेड असेसमेंट वाली, वो फर्दर अमेंडमेंट्स वाली, वो भी फिर जवाब में लिखेगा रिजल्ट में, द क्वालिटीज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स डज नॉट अप्लाई टू यू। ठीक है ना, फिर वो ये फैसला दे देगा। ठीक है ना, पास हुए स्टूडेंट की फिर आप पे अप्लाई नहीं होती, आप फेल वालों में शामिल हो जाएं। देखिए कानून के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। देखिए ये बातें ना इकोनॉमिक्स में अच्छी लगती हैं, ये बातें उर्दू की तशरीह में अच्छी लगती हैं, ये बातें मुतालिया पाकिस्तान में अच्छी लगती हैं कि हम मर्जी से अपना ओपिनियन दे दें। कवानीन के सब्जेक्ट में ना हम ओपिनियन नहीं दे सकते कि जो दिल कर रहा है चलो हम कुछ और लिख। सर ये तो 124 वाला है ना, 124 वाला आ जाए तो आप जरूर लिखें। लेकिन ये क्या बात हुई कि उसने पूछा है कि जी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कब तक इशू हो सकता है, और आप जवाब दे रहे हैं जनरल टाइम लिमिट्स डज नॉट अप्लाई। वो कहेगा केड़ा मगी मतलब है जनरल टाइम लिमिट डोंट अप्लाई, ऐसे थोड़ी। अभी मैं बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने मॉक में ना जरूर बताता हूं, एक सवाल प्रपोज किया है, अभी पता नहीं वो इंक्लूड होता है कि नहीं, वो मैंने अभी कल परसों बनाकर दिया है। उसके अंदर ना आपकी ये सारी टाइम लिमिट्स हैं, बहुत बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया। वो एक सिनेरियो है, उसके अंदर सारा कुछ है, तो वहां पे लिख दीजिएगा जनरल टाइम लिमिट्स डज नॉट अप्लाई। हाँ वो भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करने की कोशिश की है, आइडिया वहीं से लिया था। चले आगे चलते हैं, ये पढ़े सर टाइमलाइंस, ये 124 का 4 और 124 का 2 पढ़े जरा। जी उर्दू में कैसे याद करें, वो याद किया था, लपे आती है, मुश्किल था ना। हाँ याद कर लिया ना, थोड़ा क्या था, पूरा पूरा पूरी नजम नहीं याद तुम्हें। कहाँ सारे पेज हैं, दो सफ़े हैं।
8 सफ़े हैं, 9 सफ़े हैं, बस इससे ज़्यादा क्या है। 9 सफ़े का क्या कहते हैं तुम्हें? पूरी फिजिक्स याद कर रहा है, पूरी केमिस्ट्री याद कर रहा है, ये 9 सफ़े नहीं हो रहे। एफएससी में कितने सब्जेक्ट थे? 8 सब्जेक्ट थे, ये कितने हैं? अजीब आदमी है, आधे से भी कम। और ये वहां से तूने कर लिए, ये तेरे से हो नहीं रहे। साल का टाइम था तो कोई बात नहीं, कोर्स भी तो आधा है, किताबें भी तो आधी हैं। वो 8 सब्जेक्ट थे, ये 3 है, तो ये क्यों नहीं किया साथ साथ तैयार? पढ़ाई अब है तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। वहां पे नहीं बोलते 8 सब्जेक्ट, अब यहाँ पे कम हो गए हैं, टाइम भी आधा हो गया, तो फिर तो बराबर है ना, लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन तो बनता ही है। यहाँ पे आगे क्या डैश वाकई हो जाती है आप लोगों की है? वहां पे नहीं बोलते 8 सब्जेक्ट, ओ तेरी ये भी गया, इतने इतने सफे, इधर आके मसला हो जाता है। जी बंदे, वो एफएससी है तो ये सीए है। टेरर डाला हुआ सीए का अपने ऊपर, ये तो मैं चलते फिरते एवं ही कर लूं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों डरते हैं आप। इसी डर की वजह से परसेंटेज 7-8% पे आई हुई है। 7-8% लोग पास होते हैं, पता है ना। अभी बल्कि मैं देख रहा था जो फाइनल का रिजल्ट आया ना, उसमें मेरिट सर्टिफिकेट जो उनको मिला है, उसमें एक सीआरएन 60,000 वाला भी है। 60,000 कुछ 60 करके कुछ है। मेरा 56288 है सीआरएन। आप लोगों का तो 1 लाख कुछ पहुंच गया है ना। 56,288 में है मेरा सीआरएन नंबर, और वो भाई साहब है 60,000। मेरे से कोई एक अटेम्प्ट बाद वाले होंगे या 2 अटेम्प्ट बाद वाले होंगे, जिन्होंने सीए 2009 या 10 में शुरू किया होगा। 16 साल बाद भाई ने मेरिट ले लिया। ये मतलब है ना इसका। और क्वालिफाई भी कर गए। हाँ तो क्वालिफाई कर गए, क्या हुआ इसमें? नहीं, हाँ तो सर मेरा 2008 में सीआरएन रजिस्टर हुआ था 56288, तो उनका 60,000 है, 4,000 का फर्क है, तो भी 2 अटेम्प्ट्स होंगी ना, 2 अटेम्प्ट्स होंगी मैक्सिमम। 9 में रजिस्टर हो गए होंगे, चलो 10 में हो गए होंगे, इतना तो नहीं होता ना। 3-4 हज़ार तो 1-2 साल में स्टूडेंट तो रजिस्टर हो ही जाता है। तो 2010 में भाई ने सीए शुरू किया होगा, तो 26 में देखें हम क्वालिफाई कर गए, मेरिट भी मार लिया, तो 16 साल में क्वालिफाई कर गए, क्या बुराई है इसमें? कोई बात नहीं। आज कितने साल के होंगे वो? उस वक्त अगर 18 के थे शुरू किया था, तो आज 34 के होंगे, शादी होगी, 2-3 बच्चे होंगे, बस और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन 12 सुरखरू हो गए, और क्वालिफाई इसलिए हुआ होगा, इसलिए तो क्वालिफाई हो गया है, वो घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा आगे चलें, दफा करें। शक्तियां 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 ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। यार हम साथ में डूपर हो गए हैं प्लीज। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, द कमिश्नर में फॉलोड दिस डिसीजन फॉर सेम टैक्स ईयर्स फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर हिम, इवन इफ कमिश्नर इज गोइंग इन अपील। ओके सर, ऐसा होता है कि आपने 1 साल के अंदर जो है ना, वो कैश में पेमेंट किया और खर्चा माइनस कर दिया। कमिश्नर ने कहा ये तुमने क्या किया हुआ है? उसने कहा सर कैश में पेमेंट करो, खर्चा माइनस हो जाता है। वो कहता है नहीं होता, नहीं होता माइनस। आपने कहा हो जाता है माइनस। उसने आपका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर निकाल के एड बैक किया और भेज दिया, और आप अपील में चले गए, मामला अदालत में है। आपने अगले साल भी कैश में पेमेंट की, खर्चा माइनस कर दिया, और तीसरे साल भी यही कर दिया आपने। अब कमिश्नर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं निकालेगा, कहेगा कोई बात नहीं, वेट करो वेट करो। इसी बात का जो केस है ना, वो पहले साल का अदालत में है। अदालत अभी फैसला दे देगी कि कैश में पेमेंट माइनस नहीं हो सकती। जैसे ही वो फैसला देगी ना, उस साल का तो मैं एड बैक करूंगा ही करूंगा, उसकी रोशनी में अगले 2 साल भी एड बैक कर दूंगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, शक्तियां ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर। वो कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड किया है या ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया है, कमिश्नर इस फैसले को फॉलो कर सकता है सेम टैक्स पेयर के दूसरे सालों में भी सेम कर सकता है। हाँ अगर वो अपील में जाना चाह रहा है तो वो तो उस वक्त होगा ना, अगर कमिश्नर के खिलाफ फैसला हो गया, लेकिन बहरहाल वो तमाम ईयर्स को अकॉर्डिंगली अमेंड कर देगा। ठीक हो गया। इन केस द डिसीजन इज रिवर्स मींस नाउ इट इज डिसाइडेड अगेंस्ट टैक्स पेयर, द कमिश्नर में मॉडिफाई। ये एग्जांपल मैंने आपको दी है कि अगर आपके खिलाफ फैसला आया तो कमिश्नर सिर्फ उस साल को नहीं एड बैक करेगा, बल्कि जो बाकी साल उसके सामने पड़े हैं ना, उनको भी एड बैक कर देगा। अब सारे केस तो नहीं ना अदालत में लेके जाने के, हर साल का एड बैक करके तो अमेंडेड असेसमेंट निकाल के तो अदालतों में 3 अपीलें चल रही हैं जी। नहीं सर, रौला एक ही आपका, रौला एक ही है। वो 1 साल का भी डिसाइड हो गया ना, वही बात तमाम ईयर्स में भी चली जाएगी। तो इसलिए कमिश्नर कहता है कि अगर कोई मसला चल रहा है तो हम उसको अदालत में 1 साल को लेके जाएंगे, सबको नहीं लेके जाएंगे। दिस मॉडिफिकेशन इज टू बी मेड विद इन 1 year ऑफ रिसीट ऑफ एपलेट ऑर्डर।
ठीक है जी, ये मॉडिफिकेशन 1 साल के अंदर अंदर आपने करनी है, अदालत के फैसला आने पे। जर्नल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई, वो कह रहे हैं कि इस मौके पे फिर टाइम लिमिट्स अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, तो 50 साल बाद भी अगर ये काम हुआ तो फिर वो 1 साल के अंदर अंदर बाकी तमाम ईयर्स को क्या करेगा, अमेंड कर देगा। ठीक होगी बात। 15 कंप्लीट है, एक आधी बात इसके अंदर रह गई है, वो फिर हम अगली क्लास में देख लेते हैं। भाग जाए और पहुंचे रूम 6 में सारे। रूम 6 में ही चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इधर क्लास है या नहीं है। कोई क्लास नहीं है, फिर इधर ही कर लें, देख लेना बीच में। श्योर, बट ठीक है, चले सर जरा कुछ 10 मिनट की ब्रेक है। चाय पिए है ना जाके?